फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी को एक्सप्लेन करेंगे जहाँ पर एक लड़की की फाइटिंग स्किल्स दिखाई गई है, बट कोई फिजिकल मीडियम से नहीं, बल्कि ऐसे स्किल्स जो बियॉन्ड द लिमिट हैं। यानी जितने भी तरह के मैनिपुलेटिंग एंगल बन पाए, लॉजिक कनेक्शन हो पाए, सारे एंगल्स दिखाए गए हैं। बट आखिर एक स्वीट एंड ब्यूटीफुल सी लड़की एक सोशियोपैथ और साइकोपैथ एंजेलिक डिमोनर क्यों और कैसे बनी, चलिए एक्सप्लोर करते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो लड़की इस कहानी में प्रोटैगनिस्ट है या एंटेगनिस्ट। चलिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं खुद ही डिलेमा में हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है कहानी की मेन लीड एक्ट्रेस से, जिनका नाम बेकर जिन है। स्टार्टिंग में उसका बचपन दिखाया गया है, जहाँ उसका चाइल्डहुड बिल्कुल अब्यूजिव रहा है और वो अपने जख्मों पर दवा लगा रही है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे बहुत मारा है और उसकी मॉम दारू पीकर टल्ली हो चुकी है। बेचारी बेकर जिन अपने डैड से क्वेश्चन पूछती है कि आप मम्मी को क्यों नहीं रोकते हो जब वो मुझे मारती है, क्योंकि सच में दोस्तों, एक छोटे से प्यारे से बच्चे के चेहरे पर इतने इंजरी मार्क से ये पता चलता है कि उस बच्ची का शारीरिक शोषण हो रहा है। और दुख की बात ये है कि उस अब्यूज को उसके फादर भी नहीं रोक रहे, कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। बट अब बहुत हुआ, ऐसा लगता है कि अब लिमिट्स क्रॉस हो चुकी है। इसलिए उसके डैड आते हैं और नशे से टल्ली अपनी वाइफ को घसीटते हुए बाहर निकालते हैं और सीढ़ियों से नीचे फेंक देते हैं। ये सीन थोड़ा डिस्टर्बिंग लगता है मुझे, क्योंकि ये एक्शन काफी एक्सट्रीम था। अगर कहें तो अटेम्प्ट टू मर्डर लग रहा था मुझे, जिसे देखकर छोटी बेकर जिन बारिश में अपना अम्ब्रेला लेकर बाहर निकलती है। उसे ऐसा लगता है कि डैड ने उसके लिए उसकी मॉम को पनिश किया है, बट रियलिटी कुछ और ही थी। उसके डैड का किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा था। वो तो सिर्फ अपने रास्ते के पत्थर को हटा रहे थे। और वो बेकर जिन को कहते भी हैं कि अगर कोई पूछे तो बता देना कि उसकी मॉम दारू पीकर आई थी और सीढ़ियों से नीचे गिर गई। और अगर उसने ऐसा नहीं कहा तो उसके डैड उसको भी एग्जैक्टली उसी तरह नीचे फेंक देंगे। और लास्टली वो ये भी कहते हैं कि मॉम को मरने दो, मैं तुम्हारे लिए एक नई और रिच मॉम लेकर आऊंगा जो तुम्हें मारेगी भी नहीं। अब इसके बाद बेकर जिन अपनी खून से लथपथ मॉम के पास जाती है और उसकी मॉम एकदम अधमरे कंडीशन में रहती है। वो बेकर जिन को देखकर कहती है, प्लीज हेल्प करो, एम्बुलेंस को बुलाओ। बट वो वहाँ से एक हर्टलेस क्रूअल इंसान बनकर चली जाती है। यानी ये सीन खुद में एक डेप्थ थॉट वाला सीन है। मतलब एक छोटी सी बच्ची के अंदर इतनी क्रूअल्टी आ चुकी है कि वो अपनी माँ को देखकर भी उसे दया नहीं आ रही। एंड अनफॉर्चुनेटली उसकी मॉम वहीं तड़प तड़प कर मर जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ बेकर जिन एक बहुत फेमस और रिच ग्लैमरस एक्ट्रेस बन चुकी है। वो रेड कार्पेट में चलती है, चारों तरफ लोग उसकी फोटोज खींच रहे हैं। यानी इतने हार्श और पेनफुल पास्ट के बाद भी वो एक सक्सेसफुल एंड ग्लैमरस एक्ट्रेस बन तो चुकी है, बट उसे एक हेल्थ इशू है, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और वो इस डिसऑर्डर को अपनी सक्सेस का बेस बनाती है। और इसी के साथ कहानी एक पास्ट इवेंट को दिखाती है, यानी ईयर 2016 की स्टोरी, जहां बेकर जिन एक स्कूल गोइंग गर्ल है और ये पूरा एपिसोड उसके स्कूल लाइफ पर ही बेस्ड है। तो आज बेकर जिन की क्लास की टीचर का बर्थडे रहता है, जिनका नाम है मिस केवॉक, और सारे लोग उसके बर्थडे की तैयारी कर रहे होते हैं और मिस केवॉक भी बहुत खुश लग रही होती है। तभी स्कूल के एक मेंबर आकर मिस केवॉक को एक चांटा मार देते हैं। एक्चुअली दोस्तों, किसी ने मिस केवॉक के अफेयर्स की फोटोज स्कूल के वेबसाइट में अपलोड कर दी थी एंड सोशल मीडिया में भी, जिससे पूरे स्कूल की रेप्यूटेशन कॉम्प्रोमाइजिंग जोन पर आ गई थी। इसीलिए इमीडिएटली मिस केवॉक को स्कूल से निकाल दिया जाता है। बट अबव ऑल मिस केवॉक पूरे शॉक में थी। उसे ये सब कुछ एक बुरा सपना जैसा लग रहा था कि तभी बेकर जिन वहाँ आकर मिस केवॉक को कहती है, कैसा लगा मेरा गिफ्ट। अब यहाँ
ऐसा दिखाया गया कि मिस किवॉन हमेशा बेकर जिन को एक ऑर्फन और अंडर प्रिविलेज चाइल्ड समझती थी। वो अक्सर बेकर जिन को ताने मारती थी कि वो उसके बर्थडे में कुछ भी गिफ्ट देने की औकात नहीं रखती। अगर ओवरऑल समझा जाए तो मिस किवॉन एक ग्रीडी टीचर थी जिसने अनजाने में ही सही बट बेकर जिन की पास्ट अब्यूजिव लाइफ को हर्ट किया है और जवाब में बेकर जिन उसकी अफेयर की बात पब्लिक कर देती है। अगर कहें तो एक ब्रूटल रिवेंज लिया गया है। बट दोस्तों एक ट्विस्ट ये भी है कि मिस किवॉन का जिस आदमी के साथ अफेयर था ना उसे हिडन रखा गया है, यानी एक सस्पेंस है जो हमें एपिसोड के एंड में पता चलेगा। अब ऐसे रिवेंजफुल प्लॉट से आप बेकर जिन को क्या कहोगे, प्रोटैगनिस्ट या एंटेगनिस्ट? चलिए अब और रिवेंजेस के और केसेस देखने मिलेंगे, आप अपना ओपिनियन तैयार रखिएगा। अब कहानी में सेकंड मेन लीड रोल है सुंग ही का, जिसे बेकर जिन का एक्स कहा गया है। वो नोटिस बोर्ड में अपना रिजल्ट चेक करती है तो वो सेकंड रैंक पर है और फर्स्ट रैंक पर है बेकर जिन। बट उसे यह रिजल्ट जस्टिफाइड नहीं लगता, इसलिए वो अपनी मैम से इंक्वायरी करती है, जिस पर उसकी मैम कहती है कि उसको 1 मार्क्स ज्यादा मिले हैं आर्ट्स के प्रैक्टिकल में। लेकिन सुंग ही को आइडिया लग जाता है कि बेकर जिन उस आर्ट टीचर को मैनिपुलेट कर रही है, इसलिए उसे अच्छा नहीं लगता और तब एक लड़का आकर उसे वहाँ से ले जाता है। उसके बाद से सुंग ही डायरेक्ट कन्फ्रंट करती है बेकर जिन को कि तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा है ना आर्ट टीचर से, क्योंकि तुम्हें मार्क्स भी ज्यादा मिले हैं आर्ट्स के प्रैक्टिकल में। बट यहाँ बेकर जिन एक हैमरिंग लाइन कहती है, जो दूसरे के लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर करते हैं वो लोग जल्दी मर जाते हैं। और ऐसा कहने से सुंग ही थोड़ी देर के लिए एकदम से डर जाती है। उसके बाद अप्रेजल मोमेंट बनता है। बेकर जिन को पूरे स्कूल में टॉप करने के लिए कांग्रेचुलेशंस दिए जाते हैं, बट इन रियलिटी शायद टॉपर सुंग ही को होना चाहिए था। यहाँ मुझे कुछ शेडी सा लगता है। उसके बाद टीचर एक मेजर अनाउंसमेंट करती है कि उसके स्कूल में डिबेट कंपटीशन होने वाला है और हमेशा की तरह सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स इस डिबेट कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करेंगे। पहला नाम था सुंग ही का और दूसरा नाम था यूनजू सियो का। बट जैसा कि मैंने स्टार्टिंग से ही बताया है कि बेकर जिन की मैनिपुलेटिंग स्किल्स काफी तगड़ी थी, मतलब वो यूनजू सियो को भी ट्रैप करके रखती हैं। इसलिए यूनजू सियो इस बार अपनी सीट बेकर जिन को देना चाहते हैं। बट यहाँ पर एक इशू है, सुन ही नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि यूनजू सियो से वो लव करती थी, दैट टू वन साइडेड। और यहाँ यूनजू सियो बेकर जिन से लव करते थे, दैट टू वन साइडेड। और मेन बात ये थी कि सुंग ही एक बहुत ही रिच गर्ल थी। उसके फादर एक हाई प्रोफाइल लॉयर थे एंड उसकी मॉम एक हाई पोजीशन होल्ड करती थी, जो हमेशा स्कूल्स को डोनेशन देती थी। सीधे सीधे कहें तो सुंग ही से कोई टक्कर नहीं ले सकता था। लेकिन जब से सेकंड रैंक में आई वो, तो वो सारे लूप होल्स जो उसने बेकर जिन के पकड़े थे वो काफी ज्यादा वरिड थी। और वो अपनी मॉम से पूछती है कि बेकर जिन आखिर ट्यूशन कहाँ करती है। उसकी मॉम कहती है वो तो एक अनाथ लड़की है, अकेली रहती है, राशन कार्ड से राशन लेके आती है, एक गरीब और अंडर प्रिविलेज लड़की है, वो कहाँ से ट्यूशन ले पाएगी। इन बातों से सुन ही को थोड़ी सी हिम्मत मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में यूनजू सियो बेकर जिन के घर जाते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। मुझे तो यूनजू सियो भी एक साइकोपैथ ही लगते हैं, मतलब जोड़ी अच्छी बनेगी दोनों की। बट इस बीच में पिसेगा कौन? सुन ही। एनीवेज लेट्स सी आगे क्या होता है। अब नेक्स्ट डे सुन ही पूरी क्लास में बेकर जिन को ऑर्फन वाली स्टोरी शेयर कर देती है और ये खबर क्लास से होते हुए पूरे स्कूल में फैल जाती है। एंड अल्टीमेटली इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि स्कूल की डिबेट कंपटीशन से बेकर जिन का नाम विथड्रॉ कर लिया जाता है, क्योंकि दोस्तों आज भी हमारी सोसाइटी में ऐसा स्टिग्मा लगा हुआ है कि एक ऑर्फन बच्चे को सही डिग्निटी नहीं मिलती। और यहाँ तो बेकर जिन पूरे स्कूल को
रिप्रेजेंट कर रही थी, बट उसके फैमिली बैकग्राउंड के लिए उसे ऐसा जज किया जाता है। उसके बाद एक मिस्ट्री ये भी थी कि सुन ही एक लव लेटर लिखती है यूनजू सियों को, बट उसके लेटर का रिप्लाई बेकजिन करती है। रिप्लाई ये करती है कि वो उसे पसंद नहीं करता, लेकिन किसी तरह सुन ही जिन को ये पता चल जाता है कि ये हैंडराइटिंग यूनजू सियों की नहीं है। यानी फिर से बेकजिन ने सुन ही के साथ फ्रॉड किया, उसके इमोशंस के साथ खेला। इसलिए वो डायरेक्ट वॉशरूम जाती है, वहाँ से एक बाल्टी पानी उठाकर डायरेक्टली बेकजिन को चेहरे पे फेंक देती है, जैसा हमारे यहाँ होली में करते हैं, बिल्कुल वैसा ही। बट थैंकफुली बेकजिन की कपड़े उतने ट्रांसपेरेंट या रिवीलिंग नहीं थे, तो इस शो में एक डिसेंसी का लेवल मेंटेन किया हुआ है। और फिर थोड़े वर्ड्स बैटल के बाद सुन ही वहाँ से चली जाती है, बट बेकजिन इन सब का बदला एक टाइम में जरूर लेगी और वो ऐसे ही वेट कंडीशन में अपने क्लासरूम चली जाती है। एंड वहाँ उसे ऐसे देखकर यूनजू सियों इमीडिएटली उसे टॉवल से कवर अप करते हैं और उसे मेडिकल रूम ले जाते हैं। और इन सब का बदला लेने के लिए यूनजू सियों भी रेडी रहते हैं। इसलिए नेक्स्ट डे वो सुन ही को टेरेस पर बुलाते हैं और झूठी प्यार की प्लॉटिंग शुरू कर देते हैं कि उसको भी उससे बहुत प्यार है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ताकि वो उस लड़की को अपने लव ट्रैप में फंसा पाए। एंड सुन ही इजीली उनकी बातों में आ जाती है और फिर एक प्लॉटिंग तैयार की जाती है और उस प्लॉटिंग में ऐसा फ्रेम किया जाता है कि सुन ही को पूरी क्लास के सामने एक चोर बनाया जा सके। उसके एथिक्स, उसके पेरेंट्स के सपोर्ट और उसका प्राइड सब कुछ तोड़ा जा सके, बर्बाद किया जा सके। एंड गेस व्हाट, होता भी एग्जैक्टली वैसा ही है। यानी बेकजिन ऑलरेडी ही अपने हनी ट्रैप में दो लड़कों को फंसा चुकी होती है, एक यूनजू सियों और दूसरा किम जेओ। एक बात मैं कहना चाहूंगी कि एक लड़की इतनी इजीली लड़कों को हनी ट्रैप कैसे कर लेती है? क्या किसी लड़की के पास इतने भयानक सुपर पावर्स रहते हैं क्या? मुझे याद है कि मिया खलीफा ने एक वायरल टिकटॉक वीडियो में कहा था that men are the easiest thing in the entire world. If you're wondering how you and other women got the same men, it is because men are the easiest thing in the entire world. और उसके बाद उन्होंने ये ऐड भी किया कि I have never wanted a man and not gotten him. There has never been a single man that I have wanted that I have not gotten. Because men are really cheap. दोस्तों, ये लाइन किसी एक मैन के ऊपर नहीं थी, बल्कि एंटायर मैन कम्युनिटी के ऊपर टारगेट किया गया था। एज अ गर्ल मैं तो इतना ही कहूंगी कि स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाना इजी है, पर स्ट्रॉन्ग माइंड बनाना इज वेरी टफ। और जो आदमी अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लेता है ना, वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन जाता है। देखो, आज के टाइम पे सब कुछ इंस्टेंट है, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट रिलेशनशिप, इंस्टेंट ब्रेकअप। पर एक चीज जो मिसिंग है वो है रेजिस्टेंस, यानी पेशेंस, कंट्रोल और अपने स्टैंडर्ड्स पर टिकने की ताकत। दोस्तों, दुनिया उन्हीं को सीरियस लेती है जो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखते हैं, जो सब कुछ देखकर भी रिएक्ट नहीं करते, जो सब कुछ चाह कर भी वेट करते हैं। अपनी रेजिस्टेंस लेवल बढ़ाओ, क्योंकि आज के टाइम पे पेशेंस ही लग्जरी है और डिसिप्लिन ही रियल मैस्कुलिनिटी। जब तुम अपने इमोशंस के मालिक बन जाओगे ना, तब दुनिया आपके डिसीजंस की स्लेव बन जाएगी। फोकस पर टिके रहना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने स्टैंडर्ड्स को कभी लो मत करना, क्योंकि मेन इजी नहीं होते, मेन रियल होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। ओके, बहुत हो गई ज्ञान की बातें, लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। अब पूरे क्लास में सुन ही को ही चोर पकड़ा गया और उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। उसके सेल्फ रिस्पेक्ट और उसके सेल्फ एस्टीम की धज्जियां उड़ गई। उसे ऐसे फ्रेम किया गया था, ऐसा सुन ही को डिसीव एंड मैनिपुलेट किया गया कि वो बेचारी कहीं भी अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाई। मतलब सारे एविडेंसेस यही प्रूव कर रहे थे कि रियल थी सुंग ही है। एंड
ऐसी बातें क्लासरूम तक तो नहीं रहती, सीधा वीडियो बन जाती है आज के इस सोशल मीडिया के एज में एंड तुरंत अपलोड भी की जाती है, यानी मिनट भर में वो वीडियो वायरल हो जाती है एंड विक्टिम सुन ही कम्प्लीटली डिवास्टेटेड, इमोशनली एंड मेंटली शैटर्ड फील करती हैं एंड उसका जो सबसे बड़ा प्राइड था, उसके टॉप रिच क्लास पेरेंट्स, वो भी अपनी बेटी के सपोर्ट में नहीं आते। यानी एक ही टाइम में सुन ही का प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम सब डैमेज हो चुका है। अब यहाँ लास्ट में एक बार फिर सुन ही एंड डेकर्जन का फेस ऑफ होता है। यहाँ डेकर्जन उन सारी बातों का जिक्र करती हैं कि कैसे उसने उसके फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर एलिगेशंस लगाए, उसका डिबेट कंपटीशन से नाम विड्रॉ करवाया, उसके ऊपर एक बाल्टी पानी फेंका, उसके खाने पर सॉस गिरा दिया। यानी डेकर्जन यहाँ अपना जस्टिफिकेशन दे रही है, उसने जो कुछ भी किया सब कुछ एज अ कॉन्सिक्वेंस है सुनही के एक्ट्स का। लेकिन अब भी सुनही हार नहीं मानती है, वो अब भी कहती है कि उसके पास मोस्ट पावरफुल पेरेंट्स हैं, वो इसका बदला जरूर लेंगी और डेकर्जन के पास कोई नहीं है। कितने दिनों तक वो लड़के को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट करेगी। एक दिन आएगा जब सब कुछ सुनही के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन यहीं डेकर्जन अपना मोस्ट डिस्ट्रॉइंग अटैक कर डालती है। वो कहती है कि पता है तुम्हें मिस केवॉन का अफेयर आखिर किसके साथ था। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा एपिसोड की स्टार्टिंग में ही ये कांड हुआ था कि मिस केवॉन की अफेयर की बात पब्लिक हो गई थी एंड उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। मिस केवॉन का अफेयर और किसी के साथ नहीं बल्कि सुन ही के फादर, मोस्ट ऑनर्ड लॉयर ऑफ द सिटी के साथ हुआ था। और अगर तुम्हारे फादर के ऊपर एक अय्याश अनफेथफुल वाला टैग लग गया तो फिर तुम्हारा क्या होगा। इवन कि उनका खुद का लॉ फर्म भी उसे नहीं बचा पाएगा एंड अल्टीमेटली तुम बन जाओगी एक हीफ डॉटर, एक अय्याश बाप की, जो कितना शेमफुल होगा। जो तुम हमेशा अपनी डैड की बड़ाई करती हो ना, सब खत्म हो गया है। तो अच्छा था तुम भी मेरी जैसी ऑर्फन ही रह जाती। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। ये पूरा एपिसोड एक रिवेंज स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। कई बार ऐसा लगेगा कि डेकर्जन का रिवेंज जस्टिफाइड तो है, तो कई बार सुन ही के ऊपर आपको सॉरी फील होगा। बट स्टोरी ऐसा प्रेजेंट किया गया है कि एक ही टाइम में विक्टिम कौन है और विक्टर कौन है, ये डिलेमा चलते रहता है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप विक्टिम किसे मानते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।